दोस्तों नमस्कार। मैं कपिल सरोदे और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ रिपब्लिक नेशन। मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि मेरे रोज़ के वीडियो आने वाले देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम लोग आज से इतिहास की खोज में इतिहास का एक एक नया पढ़ना हर दिन देखने की कोशिश करेंगे। आज से इस सीरीज़ को मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती। ये जितना सही है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती, उतना भी ये सही है कि इतिहास एक जहर भी होता है और इतिहास एक अमरूद भी होता है। इतिहास को एज अ जहर प्राशन करने का है या अमरूद प्राशन करने का है, इसके ऊपर भी निर्धारित होता है कि भविष्य क्या होता है। आज अगर हम लोग भारत में देखा जाए तो इतिहास में बहुत सारा इतिहास, मैं तो कहता हूँ कि भारत में कम से कम 90% जो इतिहास लिखा हुआ है, ऐतिहासिक एविडेंस जो लिखे गए हैं, ये 90% एविडेंस, इतिहास का जो एविडेंस है, ये इतिहास पूरा मान्यतावादी इतिहास है। जिसको एक लेखक ने लिखा, उसका अनुसरण दूसरे लेखक ने किया, दूसरे का अनुसरण तीसरे लेखक ने किया, तीसरे का अनुसरण चौथे लेखक ने किया, तो एक का अनुसरण दूसरा करते 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 गए और लेखकों ने, इतिहासकारों ने उसको मान्यता दे दी। मगर इतिहास में मान्यता देते समय उसके जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस होते हैं उसके ऊपर किसी भी लेखक ने ज़्यादा जोर दिया है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर भारत का इतिहास देखा जाए, दुनिया के किसी भी समाज का अगर इतिहास आप लोग ध्यान में ले लेंगे तो ज़्यादातर मान्यतावादी इतिहास को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। उसमें रिसर्च होता है, मगर रिसर्च जो होता है वो भी मान्यताओं के आधार पर रिसर्च होता है, आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर इतिहास का रिसर्च नहीं होता है। और जो होता है वो बहुत कम प्रतिशत में होता है, 5 से 10% में इतिहास का आर्कोलॉजिकल एविडेंस लेकर एनालिसिस किया जाता है। और वही भारत में हुआ है। भारत का इतिहास अगर बाबा साहब अम्बेडकर के पहले आप लोग अगर पढ़ते हो तो जैसे कि किसी कसाई के हाथ में जानवर को काटने के लिए दिया जाए, ऐसा ही इतिहास का लेखन हुआ है। जो कसाई थे, जिनको लिखने का, बोलने का, पढ़ने का, सुनने का और इतिहास का पठन करने का अधिकार था, उन कसाईयों ने जो इतिहास का लेखन किया है, उसी इतिहास को उनके ही जात भाइयों ने, उनके ही सामाजिक संगठनों ने उसको मान्यता दे दी है। जैसे कि अगर हम लोग आज देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इतिहास को, जो हिस्ट्री को नया रास्ता दिखाया है, ये नया रास्ता अगर हम लोग आज से उसको खोजने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा गलत इतिहास भारत के बाबा साहब अम्बेडकर के पहले के जो इतिहासकार हैं उन लोगों ने लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है। सम्राट अशोक का इतिहास हो, हर्षवर्धन का इतिहास हो, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास हो, इनके इतिहास में जो नकली पात्र डाले गए हैं, जैसे कि अभी चाणक्य का पात्र है वो नकली पात्र है। मैंने कुछ दिन पहले ये भी लिखा था कि बृहद्रथ की जो हत्या हुई थी वो राज हत्या थी, वो राजकीय स्वार्थ के लिए हत्या थी, उसका किसी धर्म, मजहब या संस्कृति के साथ कोई लेना देना नहीं था। इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग गलत कमेंट्स कर रहे थे। तो गलत कमेंट करना गलत है ऐसा मुझे नहीं लगता है। हर एक को अपना ओपिनियन देने का, अपना बात रखने का जो आज़ादी है वो भारत का संविधान देता है। मगर हम लोग जब इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास किस आधार पर निर्धारित होना चाहिए? इतिहास 3 तरह का होता है। एक तो वो मान्यतावादी इतिहास होता है, दूसरा
शैक्षणिक इतिहास होता है और तीसरा उत्खनन का इतिहास होता है। जैसे भी किसी भी समाज में, समाज की उत्पत्ति से लेकर आज तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, इस डेवलपमेंट में उस समाज में जो जो लोग निर्माण हुए, जैसे कि अभी बौद्ध संस्कृति के बारे में अगर देखा जाए तो बुद्ध के बाद भी और बुद्ध के पहले भी भारत में जो बौद्धों की संस्कृति है, जो नाग लोगों की संस्कृति है, इस संस्कृति का कुछ ना कुछ तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। मगर जो एविडेंस बुद्ध की संस्कृति का या बुद्ध के पहले की संस्कृति का मिलता है, सभ्यता का मिलता है, वो एविडेंस वैदिक संस्कृति का नहीं मिलता है। जैसे कि बहुत सारे इतिहासकारों ने ये लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर के भी बहुत सारे ग्रंथों में, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन में भी ये लिखा हुआ है कि बुद्ध के समय वैदिक धर्म अस्तित्व में था। जैसे कि ब्राह्मणवाद जो है, ब्राह्मणिज्म है, वो बुद्ध के समय में भी अस्तित्व में था, ऐसा लिखा गया है। मगर इसका मान्यतावादी इतिहास को अगर हम लोग छोड़ देंगे, थोड़ा सा बाजू में रखेंगे, तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अगर आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री अगर हम लोग सर्च करेंगे तो वैदिक हिस्ट्री जो है, यानी कि ब्राह्मणिज्म का जो इतिहास है, वैदिक संस्कृति का जो इतिहास है, वो इतिहास आर्कोलॉजिकली उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है बुद्ध के समय में। बुद्ध के बाद भी 100-200 साल, यानी कि कम से कम 700 साल ईसवी सन पूर्व छोड़कर ईसवी सन के बाद भी कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस वैदिक संस्कृति के बारे में नहीं मिलता है। जैसे कि आज ब्राह्मण धर्म की बात होती है, वैदिक संस्कृति की बात होती है, वेदों की बात होती है, पुराणों की बात होती है, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, आरण्य, पुराण के इन सभी ग्रंथों की बात होती है। इन सभी ग्रंथों में लिखे हुए इतिहास की भी बात होती है। मगर ये जो इतिहास निर्माण किया गया है, क्या वास्तव में ये किसी एविडेंस को आधार बनाकर लिखा गया है? इसके ऊपर भी हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारे इतिहासकार तो लिख देते हैं, बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा ही है बौद्ध संस्कृति के ऊपर, तो बाकी ब्राह्मणिकल जो अभी वैदिक संस्कृति के जो लेखक हैं उन लोगों ने अत्याचार किया ही है। उन लोगों ने हमारा इतिहास हमारे सामने कभी भी सच्चा लिखने की कोशिश नहीं की है। हमारा जो भी सच्चा इतिहास लिखने की कोशिश अंग्रेज़ों ने की है, विदेशी लोगों ने की है, विदेशी पर्यटकों ने की है, उतना प्रामाणिकता से काम भारत के किसी भी ब्राह्मण पंडित और पुजारी ने नहीं की है। तो इसलिए मैं दुनिया के पूरे रिसर्चर्स का भी धन्यवादी हूँ इस विषय के ऊपर। मगर इस विषय में जाने के पहले इतिहास की खोज करते समय इतिहास का एविडेंस क्या होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने लिखा है तो उसको ही हम लोग इतिहास मानने का क्या, तो ये भी बात निर्माण हो जाती है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इतिहास का एविडेंस क्या होना चाहिए। अभी आज अगर वर्तमान भारत में देखा जाए तो 3 तरह का इतिहास लिखा हुआ है। एक इतिहास जो मान्यतावादी इतिहास है, किसी एक लेखक ने उसको मान्यता दे दी, उसके किताब में लिख दिया, तो दूसरे लेखक ने उसका ही एविडेंस बनाकर अपनी किताब में छाप दिया। तो ये ही जो रोटेशन है, ये जो ऑक्टेट है, ये रूल जो है वो चलते आ रहा है। मगर रिसर्च क्या है, उसका आर्कोलॉजिकल एविडेंस कुछ है क्या? बहुत सारी किताबें आज देश में कम से कम नहीं भी बोल दिया जाए तो 1950 के बाद भी, भारत को आज़ादी मिलने के बाद भी, लिखने का बोलने का पूरा स्वतंत्र मिलने के बाद भी बहुत सारे लेखक लोग आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर इतिहास को लिखने का कष्ट नहीं उठाते। इतिहास आज भी लिखा जाता है, कल भी लिखा जाता था। ब्राह्मण भी इतिहास लिखते थे, वैदिक लोग भी इतिहास लिखते थे, लेकिन उनको जिस तरह का इतिहास चाहिए उस तरह का वो लिखते थे। आज भी ब्राह्मणेतर लोग भी इतिहास लिखते हैं, मगर उनको जिस तरह का इतिहास चाहिए उस तरह का ही इतिहास लिखते हैं। मगर इतिहास की जो सच्चाई है वो दोनों भी नहीं लिखते हैं। इतिहास की जो सच्चाई है वो दोनों भी नहीं लिखते हैं। उनको उनकी जाति का जो
महापुरुष है, जिसे उनके जाति का अधिपति कहा जाता है, उसको फोकस करने के लिए जिस तरह का इतिहास लिखना चाहिए उसी तरह का वो इतिहास आगे लिखते चलते रहते हैं। तो इसका परिणाम ये होता है कि समाज वास्तविक इतिहास से, आर्कोलॉजिकल इतिहास से दूर चला जाता है। जैसे कि हम लोगों ने भी अभी जितना हिस्ट्री बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है उसको भी पढ़ा है हम लोगों ने। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सारी किताबें आप पढ़ेंगे तो उसमें जो एविडेंस मिलते हैं वो बहुत सारे एविडेंस अभी हिस्ट्री के बारे में वीका राजवाड़े जैसे लोगों के एविडेंस मिलते हैं। मगर राजवाड़े जो है, राजवाड़े का जो हिस्ट्री लिखा हुआ है, राजवाड़े ने जो भी इतिहास के ऊपर पुस्तक किताबें लिखी है, जैसे कि अभी मामा देशमुख ने भी बहुत सारा हिस्ट्री के ऊपर 2-3 खंड प्रकाशित किए हैं, मगर उसके भी किसी भी खंड में हिस्ट्री का आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। उत्खनन में जो साधन संपत्ति मिली है, उत्खनन में जो एविडेंस मिले हैं, उसके आधार पर इतिहास लिखा नहीं गया है। तो ये मान्यतावादी इतिहास लिखने का जो काम वर्तमान भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में चल रहा है, वो भविष्य के लिए खतरा बन सकता है, और वही खतरा आज बन रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि देयर इज बैटल बिटवीन द बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म इज द रियल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये जो सबसे बड़ा जो संघर्ष है भारत का, ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म का, तो इसका जो हिस्ट्री है, इसके हिस्ट्री में जाने के पहले हम लोग ये कभी नहीं सोचते हैं कि क्या ब्राह्मण संस्कृति अर्थात वैदिक संस्कृति का उगम कब हुआ है। बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है, और ब्राह्मण भी छाती ठोक कर कहते हैं कि हमारा इतिहास बौद्धों के पहले का है। बौद्ध बोलते हैं हमारा इतिहास ब्राह्मणों के पहले का है। मगर आर्कोलॉजिकल एविडेंस की अगर बात करेंगे, उत्खनन की अगर बात करेंगे, सभ्यता और संस्कृति के एविडेंस की अगर बात करेंगे, तो दोनों भी समुदाय, दोनों भी संप्रदाय कभी भी मान्यतावादी इतिहास के आगे जाकर आर्कोलॉजिकल एविडेंस की बात नहीं करते। तो मैं आर्कोलॉजिकल एविडेंस की बात करके फिर से भारत का इतिहास लिखा जाना चाहिए, ऐसी मांग मैं आज करता हूँ। जैसे कि बृहद्रथ की हत्या के बाद जो प्रतिक्रांति का इतिहास लिखा गया है, वास्तव में ये इतिहास गलत है। बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है ऐसा इतिहास। और आज जो बहुजनवादी लोग हैं, जैसे कि आज अगर हम लोग देखेंगे तो ब्राह्मणों ने जो जहर फैलाया है, ब्राह्मणों ने जो इतिहास के नाम से जहर फैलाया है, उसी जहर को अमृत बनाकर बहुजनवादी लोग ब्राह्मणों को डिफेंस करने का काम कर रहे हैं, ब्राह्मणों से डिफेंस करने का काम कर रहे हैं। मगर वास्तव में ब्राह्मणों से डिफेंस करने के लिए मान्यतावादी इतिहास को लेकर हम ब्राह्मणों से लड़ाई कभी नहीं जीत सकते। हम लोगों को अगर लड़ाई जीतना है तो हमारे आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर ब्राह्मणों के साथ लड़ने की ज़रूरत है। जिस तरह से ब्राह्मण कहते हैं कि हमारा इतिहास बुद्ध से पहले है, और बौद्ध लोग कहते हैं कि हमारा इतिहास ब्राह्मणों से पहले है, तो मैं कहता हूँ ब्राह्मणों को और बौद्धों को, दोनों को भी एविडेंस के आधार पर, आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर लोगों के सामने, समाज के सामने इस बात को रखने की ज़रूरत है कि इतिहास किसका पुराना है, कौन इतिहास का सबसे पहला और पुराना निर्माता है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे, बुद्ध के समय में वर्ण व्यवस्था थी, ऐसा बहुत सारी किताबों में मैंने भी पढ़ा है, बहुत सारे लेखकों ने भी लिखा है। मगर मैं कुछ दिन से कुछ इंटरनेशनल लेवल के जो लेखक हैं उनकी भी किताबें अभी लॉकडाउन की वजह से पढ़ रहा हूँ। तो उसमें एक लेखक है जिनका नाम राजू पटेल है, ये अभी किताब मेरे हाथ में है। तो इस किताब का नाम है वैदिक युग का घालमेल। अब ये जो इस किताब में जो हिस्ट्री लिखा हुआ है
इसमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस दिए हुए हैं। मैंने ऐसा अभी तक किसी भी किताब में पढ़ा नहीं। जैसे कि अगर आप किसी बात का एविडेंस देते हो तो हम लोग क्या करते हैं, किसी किताब का रेफरेंस दे देते हैं। जैसे कि अभी ब्राह्मण संस्कृति के बारे में देना है या हिस्ट्री के बारे में देना है, तो हम लोग किसी एक लेखक का किताब उठाते हैं और उसको एविडेंस बनाकर दे देते हैं। मगर ये भारत का ऐसा लेखक है, ऐसा मुझे लगता है कि जिसने किसी भी लेखक का एविडेंस नहीं दिया है कि इस लेखक ने यहाँ पर ऐसा लिखा है, बल्कि इस लेखक ने इस किताब में एक ऐसा एविडेंस दिया है कि जो आर्कोलॉजिकली उसका साथ देता है। जैसे कि अभी नालंदा अस्तित्व में था या नहीं, है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी अस्तित्व में थी या नहीं, ये किसी लेखक ने लिखे हुए इतिहास के आधार पर तो मान्यता मिल जाती है, लेकिन एविडेंस का क्या। मगर इस किताब के लेखक ने इस किताब में नालंदा की जो तस्वीरें दी है, देखो अभी यहाँ पे फोटो नंबर 39 है, तो ऐसे इसमें बहुत सारे जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है वो बुद्ध के बारे में, बुद्ध के बाद जिस तरह से बुद्ध के इतिहास को शिवपंथी, वैष्णवपंथी और जो बामसेप वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक शाक्त पंथ से हुआ था, ऐसा प्रोपोगंडा करते हैं। वो शाक्त पंथ जो था वो एक बुद्ध की शाखा थी, ऐसा भी उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। मगर शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ, इन तीनों ने मिलकर किस तरह से बुद्धिज़्म को भारत से ख़त्म करने के लिए काम किया है, इसका भी बहुत सारा एविडेंस इस किताब में दिया गया है। मैं इतिहास को एक एविडेंस के आधार पर, यानी कि आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री अगर आप लोग जानना चाहते हो, तो मैं भारत के सभी इतिहास के विद्यार्थियों को अपील करता हूँ कि आप लोग एक बार इस किताब को भी पढ़िए। अमेज़ॉन के ऊपर ये किताब उपलब्ध है। तो मैं ये बताना चाहता था कि हम लोग अभी आगे से कल से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक लेकर चर्चा करेंगे कि अगर बुद्ध के काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी तो वर्ण व्यवस्था का उगम कब से हुआ, फिर वर्ण व्यवस्था का उगम होने के बाद जाति व्यवस्था वो आगे आ गई, फिर बुद्ध के काल में अगर वैदिक व्यवस्था ही नहीं थी, यानी कि ब्राह्मणिज्म जिसको हम लोग आज बोल रहे हैं वर्ण व्यवस्था, तो बुद्ध के काल में अगर वैदिक व्यवस्था नहीं थी, वैदिक संस्कृति नहीं थी, तो ब्राह्मणवाद भी नहीं था, ब्राह्मणवाद नहीं था तो वर्ण व्यवस्था भी नहीं थी। मगर बहुत सारी किताबों में यही लिखा है कि बुद्ध ने तो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाया। तो अगर बहुत सारी मान्यतावादी किताबों में अगर ये लिखा है कि बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाया, फिर बुद्ध ने किस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाया, जबकि बुद्ध के काल में वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं। अगर हम लोग बुद्ध के काल के बाद जो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, जैसे कि अभी त्रिपिटक है, सुत्त पिटक है, यानी कि बौद्ध लिटरेचर, जितना भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो अगर पढ़ते हैं तो उसमें आर्कोलॉजिकली अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था का जो मामला है वो आता नहीं। बुद्ध ने जो अपना लक्ष्य है वो व्यक्ति के दुख को माना है, यानी कि बुद्ध ने अपना लक्ष्य यानी कि अपना जो मकसद है वो किसी वर्ण, जाति, वर्ग इसके ऊपर केंद्रित नहीं किया था, बल्कि बुद्ध ने अपना पूरा लक्ष्य व्यक्ति के विकास के ऊपर किया था। यानी कि व्यक्ति को केंद्र बिंदु बनाकर बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए समर्पित किया था। मगर जो बुद्ध का इतिहास है, बुद्ध के बाद जो इतिहास लिखा गया, ये मान्यतावादी इतिहासकारों ने उनको जिस तरह से मान्यतावादी एविडेंस मिल गए, तो उन एविडेंस को आधार बनाकर उन लोगों ने इतिहास को जहर बना दिया है। जो इतिहास अमृत बनना चाहिए था, उससे भविष्य में अमृत प्राशन किया हुआ समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित समाज निर्माण होना चाहिए था, वो समाज निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि इतिहास आज अमृत नहीं
जहर पिलाता है। और ये जहर क्या है, इसको हम लोग कल से अलग अलग स्टेप्स में देखेंगे। इसको पूरी तरह से सुनने के लिए आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। कल दूसरे एपिसोड में हम लोग मिलेंगे। अभी मैं आपसे विराम लेता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भारत।